हे, क्या ये हमारी ग्रुप की मुख्य डिजाइनर अधिकारी नेहा नारंग है? अचानक एक तेज महिला आवाज उनके कानों में चुभ गई। बगल की ओर से तान्या नारंग धीरे धीरे एक महंगी फिटिंग की पोशाक पहने आगे बढ़ी। जबकि उसका बाहरी रूप सुरुचिपूर्ण लग रहा था, उसकी अभिव्यक्ति में नेहा के लिए एक उपहास का संकेत था। उसे देखते ही नेहा का चेहरा उतर गया। तान्या भले ही उसकी बहन है, पर उसके व्यवहार ने उसे वो इंसान बना दिया है जिसे नेहा न देखना चाहती है और न उससे बात करना चाहती है। ईमानदारी से कहूँ तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आज तुम दोनों इस एग्जीबिशन में किस मुंह से आए हो। तान्या ने नेहा और आरव को तिरस्कार से देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं तो हमेशा से जानती थी कि तुम्हारे पास लाखों के गहने डिजाइन करने की क्षमता नहीं है, पर अब कंपनी से पैसे निकालने जैसी घटिया कोशिश करने के बाद तुम दोनों एग्जीबिशन में भाग लेने की हिम्मत कर रहे हो। कितने बेशर्म हो। ओह, ये सही है, मैं भूल गई थी कि तुम दोनों ही गरीबी में जी रहे हो। ऐसा भव्य दृश्य पहले कभी नहीं देखा होगा, है ना? अपनी हैसियत भूलकर इस अवसर का फायदा उठाना चाहते हो ताकि वो अनुभव कर सको जो आज तक कभी कर नहीं सके। तान्या ने व्यंग्यात्मक ढंग से उपहास किया। अफसोस कि ऐसा नजारा देखने का ये तुम दोनों का आखिरी मौका होगा, क्योंकि आज के बाद नेहा, तुम्हें मुख्य डिजाइन अधिकारी के रूप में पद छोड़ना होगा, यहाँ तक कि कंपनी भी छोड़नी होगी, वो भी शर्म के साथ। हालांकि नेहा को तान्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके पास जवाब देने का आत्मविश्वास नहीं था। तान्या, तुम बस कंपनी की डिजाइन विभाग की एकमात्र उपनिदेशक हो। नेहा तुम्हारी डायरेक्टर सुपीरियर है। मुख्य डिजाइन अधिकारी की स्थिति तय करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, आरव ने हल्के से कहा। तान्या ने तिरस्कार में मुस्कुराकर कहा, आरव मेहता, तुम्हें तो मेरे सामने बोलने का और ये एटीट्यूड दिखाने का अधिकार है क्या? नेहा के असिस्टेंट क्या बन गए? जरा से पैसे क्या कमा लिए? खुद को काबिल समझने लगे। इतना गिरा हुआ काम करने के बाद भी तुम दोनों की एग्जीबिशन में आने की हिम्मत कैसे हुई? निश्चित रूप से तुम मेहमानों और बड़े लोगों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम्हारा प्लान सफल होने पर भी तुम कंपनी में टिक जाओगे? तान्या ने उनका मजाक उड़ाना जारी रखा। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि यहाँ हर कोई मूर्ख है? क्या तुम्हारी बातों को बिना किसी सबूत के सुनेंगे? इसके बारे में सोचो भी मत। कंपनी की इमारत में कितने सीसीटीवी कैमरा हैं? क्या सफाई दोगे मेहमानों को? ये कह के निकाले जाओगे कि लाखों का ज्वेलरी पीस ऐसी ही हवा में गायब हो गया? कोई बेवकूफ नहीं है यहाँ। उन्हें भी पता है कि बाहर से जो चोरी करने आया था, अंदर वाला कोई तो उससे मिला हुआ होगा। तान्या ने एक चंचल अभिव्यक्ति के साथ कहा, तुम दोनों प्रोजेक्ट के इंचार्ज, कैसे बचोगे लोगों के सवालों से? अरे, क्या असिस्टेंट आरव मेहता ने कल कंपनी में सबके सामने कोई वादा नहीं किया था? क्या उसने ये घोषणा नहीं की थी कि ताज का नगीना निश्चित रूप से आज की प्रदर्शनी में दिखाई देगा? बड़े काबिल है असिस्टेंट आरव। मिल ही गया होगा इन्हें चोरी किया हुआ ताज का नगीना। कहाँ है? पॉकेट में? दर्श सिंघानिया अचानक बगल से गर्व में चलता हुआ और आरव का मजाक उड़ाते हुए आया। तान्या और दर्श दोनों नेहा और आरव को तिरस्कार और व्यंग्य की नजरों से देखने लगे। आरव ने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। आरव, तुम पूरे शहर में बेकार घर जमाई के नाम से फेमस हो। जिस चोर ने कंपनी से ताज का नगीना चुराया है ना, वो भी तुम पर दया करके तुम्हें वो लौटाएगा नहीं। ऐसे कैसे ले आए तुम वो ज्वेलरी पीस ढूंढकर? तान्या शालीनता से हंस पड़ी और उन पर उपहास के शब्द फेंकना जारी रखा। तान्या और दर्श का अपने मजाकिया शब्दों पर लगाम लगाने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने आरव और नेहा को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा और बेलगाम हंसी की आंधी में फूट पड़े। उस अभिमानी जोड़े के दृष्टिकोण से आरव और नेहा केवल गरीब लोग थे जिन्होंने उनकी असली ताकत को कम करके आका था। वास्तव में ये सोचने के लिए वो उन दोनों के खिलाफ सिर्फ इसलिए जा सकते हैं क्योंकि नेहा चीफ डिजाइनर अधिकारी के पद तक पहुंचने में कामयाब रही। इतनी हिम्मत,
उस समय कुछ अन्य ज्वेलरी डिजाइनर और कंपनी के अधिकारी मैदान में शामिल होने लगे, क्योंकि उन्हें भी आरव और नेहा इस वक्त जोकर की एक जोड़ी की तरह दिख रहे थे, जिनका मजाक उड़ाने का मौका वो भी नहीं छोड़ना चाहते थे। तान्या डियर, मुझे लगता है इन दोनों मेंढकों से बात करने की जरूरत नहीं, जो अभी भी कुएं के तल में फंसे हुए हैं। वरुण सर ने औकात से ज्यादा दे दिया। इन्हें तो स्वर्ग तक पहुंचने का सपना देखने लगे। देखो ये सपना इन्हें कहाँ ले आया। बहुत जल्दी कंपनी से बाहर होंगे दोनों। एक सीनियर पद की महिला ने भी हंसते हुए कहा। एक तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट डुबो दिया, ऊपर से यहाँ आने की हिम्मत की। बड़े लोगों और पत्रकारों के सामने मजाक उड़वाने का शौक है इन्हें शायद। बेशर्म, नौकरी तो जाने वाली है। नेहा ने सोचा होगा क्यों न आखिरी बार चीफ डिजाइन अधिकारी होने के मजे ले लिए जाए, क्योंकि आज एग्जीबिशन के बाद तो अपना पद खो देगी ना ये। फिर इतनी बड़ी प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका जिंदगी में कहाँ मिलेगा इसे। तुम लोग, नेहा ने अपनी भावनाओं को दबाने की पूरी कोशिश करते हुए गुस्से में अपने होठों को हल्के से काटा। आरव ने कहा, नेहा, छोड़ो इन्हें, प्रदर्शनी शुरू होने वाली है, चलो चल के अंदर बैठते हैं। नेहा ने सिर हिलाया और वो दोनों घूमे और प्रदर्शनी हॉल के इंटीरियर की ओर चल पड़े। वही रुक जाओ। उसी समय तान्या अचानक चलकर उनके सामने आई और उनका रास्ता रोक दिया। क्या तुम दोनों अब ये सोचते हो कि तुम्हें वीआईपी मेहमानों के बीच बैठने का अधिकार है? सिक्योरिटी, इमरजेंसी, इधर आओ, तान्या ने आत्मविश्वास से कहा और अपना हाथ लहराया। उस समय सुरक्षा वर्दी पहने 3 या 4 स्टाफ सदस्यों ने तुरंत उसकी ओर से उसके आदेशों का जवाब दिया। इन दोनों लोगों को अंदर प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, फिर भी ये अंदर बैठना चाहते हैं। ये जरूर प्रदर्शनी में हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों को एक ही बार में बाहर निकाल दो। तान्या ने 2 टूक कहा। आप दोनों यही रुक जाइए, 4 सुरक्षा गार्डों ने गंभीरता से कहा और आरव और नेहा के रास्ते को रोकने के लिए अपने हाथ बढ़ा दिए। क्या कर रहे हो? मैं कंपनी की चीफ डिजाइन अधिकारी हूँ। फिर भी मैं अपनी जगह पर नहीं बैठ सकती? हॉल में एंटर नहीं कर सकती? नेहा ने गुस्से में कहा। तान्या ने तिरस्कार के साथ उपहास किया। नेहा, तुमने ताज का नगीना के साथ क्या किया है? क्या तुम वो भूल गई? क्योंकि तुमने परियोजना को गड़बड़ कर दिया है, तुम्हें स्वाभाविक रूप से तुरंत निकाल दिया जाएगा। और हाँ, मैंने पहले से ही तुम्हारे नाम की सीट दूसरे मेहमानों को देने की व्यवस्था कर दी है। इस प्रदर्शनी में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर तुम दोनों दूसरे पार्टिसिपेंट्स के डिजाइन किए हुए गहने देखना चाहते हो, तो बस यहाँ खड़े होकर देख सकते हो। अगर तुम्हारे पास वीआईपी सेक्शन में प्रवेश करने का कोई विचार है, तो उसे विचार ही रखो, तान्या ने ठंडे स्वर में कहा। तुमने हमारी सीट किसी और को क्यों दी? नेहा ने गुस्से को दबाते हुए पूछा। डायरेक्टर केडिया, आप प्रदर्शनी की योजना के इंचार्ज हैं, इसलिए जरा इन्हें समझाइए। तान्या ने अपना हाथ लहराया और एक औपचारिक सूट में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को बुलाया। उसके संकेत को देखते हुए वह आदमी स्वाभाविक रूप से उसकी ओर चल पड़ा। चीफ डिजाइनर डायरेक्टर। ओह नहीं नेहा, इस प्रदर्शनी के ऑर्गेनाइजर के रूप में मैं आधिकारिक तौर पर आपको सूचित करता हूं कि इस गहने प्रदर्शनी के लिए आपकी सीटों की व्यवस्था पहले ही अन्य मेहमानों के लिए की जा चुकी है, इसलिए आप दोनों अब प्रवेश पाने के योग्य नहीं हैं। डायरेक्टर केडिया ने एक कोमल मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी आंखों में भी नेहा के लिए उपहास साफ दिख रहा था। तुम लोग लिमिट क्रॉस कर रहे हो। नेहा ने थोड़े गुस्से के साथ अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लिया। उसने वास्तव में ये उम्मीद नहीं की थी कि कंपनी द्वारा बर्खास्त किए जाने से पहले ही तान्या उसके अधिकार को खत्म करना शुरू कर देगी, यहाँ तक कि वह वीआईपी सेक्शन से उसकी सीट हटाने का दुस्साहस भी कर रही थी। नेहा ये जानती थी कि यह डायरेक्टर केडिया मूल रूप से कंपनी के लीडर अमिताभ नारंग द्वारा सीधे प्रशिक्षित किए हुए कुछ लोगों में से एक था, इसलिए वो नारंग परिवार के कट्टर सदस्यों में से एक बन गया था। डायरेक्टर केडिया मूल रूप से नारंग ग्रुप के प्लानिंग विभाग का डायरेक्टर था। संयोग से उसे ज्वेलरी एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइजेशन का जिम्मा भी दे दिया गया था।
इसलिए वीआईपी सीटों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी उसी के हाथ में थी। तुम दोनों अब जा सकते हो। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। घर जाओ और कंपनी से अपने बर्खास्तगी के नोटिस का इंतजार करो। तान्या ने गर्व की अभिव्यक्ति के साथ स्पष्ट रूप से कहा। आपको क्या लगता है? कौन है आप? केडिया से ये कहते हुए आरव आखिरकार उठ खड़ा हुआ। नेहा नारंग अभी भी कंपनी की चीफ डिजाइन डायरेक्टर हैं, तो आज के एग्जीबिशन में हिस्सा लेने का उन्हें पूरा हक है। अगर आप उन्हें उनकी सीट से हटाते हैं और उस वजह से एग्जीबिशन में देरी होती है, तो उसके अंजाम के जिम्मेदार आप होंगे। उठाएंगे ये जिम्मेदारी? हंसी मजाक अच्छा था। केडिया ने तिरस्कार के साथ कहा, आपको अभी भी कैसे उम्मीद है कि आप आज के एग्जीबिशन में वीआईपी मेहमानों के बीच बैठ सकते हैं? आखिरकार आप दोनों ने मिलकर जो गहने डिजाइन किए और बनाए, वो पहले ही गायब हो चुके हैं। इसके बावजूद भी आपकी हिम्मत है ये कहने की कि आप आज की प्रदर्शनी का हिस्सा है। हद करते हैं आप। कितना हास्यास्पद है। क्या आपको नहीं लगता कि आप खुद को कुछ ज्यादा ही आंकते हैं? नेहा नारंग के बिना ये एग्जीबिशन नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता है आपको? डायरेक्टर केडिया ने बिना नापे-तोले अहंकार से सवाल किया। आरव ने हंसकर कहा, अगर मैं आपसे कहूं कि ताज का नगीना मिल गया है, फिर भी हमें अंदर जाने से रोका जाएगा? ताज का नगीना इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण है। कंपनी में पोस्ट तो आपकी खास है नहीं। अगर अंदर इस ज्वेलरी पीस को प्रेजेंट करने में देर हो गई, तो सबको जवाब किस मुंह से देंगे आप? तुम जैसे निकम्मे आदमी ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? मेरी पोस्ट पर उंगली उठाई, केडिया ने बढ़ते गुस्से के साथ कहा। वो अचानक से बाहर निकले आरव के अभिमानी रूप को देखकर खुद पर काबू नहीं कर पाया। सिक्योरिटी, इस आदमी को तुरंत बाहर निकालो। निकालो। तब तक आरव ने सबके सामने एक कांच का क्रिस्टल बॉक्स निकाला, पर उसे खोला नहीं। ताज का नगीना यहाँ है। आरव ने केडिया की ओर देखा और कहा, डायरेक्टर केडिया, आपने इस गहने की अनाउंसमेंट करने में काफी देर कर दी। इतनी बड़ी लापरवाही। ये ऑर्गेनाइजेशन है आपका? मैं अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लानिंग डिपार्टमेंट के मात्र एक डायरेक्टर ने डिजाइन डिपार्टमेंट के चीफ डायरेक्टर की आरक्षित सीट हटाने की हिम्मत कैसे की? क्या समझते हैं आप खुद को कंपनी के मालिक? आरव के शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि चोरी किया हुआ ताज का नगीना सच में वापस मिल गया है। तान्या और दर्श तो हक्के बक्के से रह गए। घबराहट में दोनों ने एक दूसरे को देखा। डायरेक्टर केडिया भी डर के मारे अपनी जगह जम सा गया और झिझकते हुए आरव के हाथों में रखे क्रिस्टल बॉक्स को देखने लगा। ये केडिया को शब्द ढूंढे नहीं मिल रहे थे। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि आरव जैसा बिना रीढ़ का कायर इंसान उसकी बोलती बंद कर देगा। अपने दिन गिनने शुरू कर दो, केडिया, आरव ने ठंडे स्वर में कहा। आज के दिन कंपनी की चीफ डिजाइन डायरेक्टर की वीआईपी सेक्शन से सीट हटाकर तुमने जो अपमान किया है, उसकी शिकायत अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाएगी। डायरेक्टर केडिया का पूरा शरीर अब पसीने से तरबतर हो रहा था। यदि अमिताभ नारंग में अभी भी उसकी रक्षा करने की शक्ति होती, जैसे कि उसने अतीत में किया था, तो वो डरता नहीं। पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब चेयरमैन वरुण जोशी, विक्रम टोकस का नया नाम, के नियंत्रण में था। अगर आरव ने वास्तव में ताज का नगीना की खोज के बारे में सच कहा है, तो केडिया वास्तव में बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाला है। जब से वरुण जोशी कंपनी में आया है, वो पहले से ही प्रत्येक विभाग के भीतर पदों और जिम्मेदारियों में फेरबदल कर रहा है। नारंग परिवार के सभी उच्च अधिकारियों को, जिनके कंपनी में गलत कामों के कच्चे चिट्ठे वरुण जोशी ने निकलवा लिए थे, उन्हें उनके पदों से नीचे भेज दिया गया। तो क्या इस बार डायरेक्टर केडिया की बारी थी? आरव, तो तुम कह रहे हो कि ताज का नगीना इस चीप से घटिया डिब्बे में है? तान्या ने ठंडी मुस्कान के साथ सवाल किया। क्या पता क्या है इस डिब्बे में? हमें झांसा दे रहे हो? ऐसे घटिया पैंतरे से खुद को और अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो? बॉक्स खोलो, मुझे देखना है। अगर इसमें सच में ज्वेलरी पीस है, तो मैं तुम्हें 2 सीटें देने पर विचार करने को तैयार हूँ।
तान्या ने एक उच्च और शक्तिशाली स्वर में कहा। तान्या की बात सुन। आरव के चेहरे पर अचानक एक हंसी आ गई। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? क्या आपके पास ताज का नगीना को देखने की योग्यता है? आप बस डिजाइन विभाग की महज एक डेप्यूटी डायरेक्टर हैं। क्या आपको लगता है कि आपको अपनी सीनियर चीफ डायरेक्टर नेहा नारंग के सामने इतना अहंकारी व्यवहार करने का अधिकार है? क्या आप अपने सीनियर्स और जूनियर्स के बीच अंतर करने में सक्षम नहीं हैं? तुम! तान्या विस्फोट के कगार पर ज्वालामुखी की तरह बढ़ते गुस्से के साथ चिल्लाई और उसने आरव को खंजरों जैसी पैनी नजर से देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतनी बेहुदा हरकत करने की? तुम नकारा, बेकार इंसान, तान्या ने धमकी भरे स्वर में कहा। जितना ज्यादा उसे आरव की अभी कही हुई बातें याद आतीं, उसका गुस्सा उतना बढ़ता जाता। नारंग परिवार की राजकुमारी है तान्या। आरव, तुम जैसे तुच्छ इंसान ने मेरा अपमान करने की हिम्मत कैसे की? आरव ने उदासीनता से कहा। मैं व्यवसाय के मामले में सख्ती से बोल रहा हूँ। चीफ डायरेक्टर नेहा के असिस्टेंट के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं आपको उनकी ओर से याद दिलाऊं कि इस समय पावर किसके हाथ में है। आरव मेहता, तुम्हें लगता है तुम कुछ भी कर सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे परिवार में कोई सदस्य कंपनी के अंदर एक ऊंचे पद पर पहुंचने में कामयाब रहा? कुछ दिनों का ऐसा क्या मिल गया? अपनी हैसियत भूल गए, दर्श ने उग्र रूप से कहा। अब उससे गुस्सा काबू में नहीं आ रहा था। आरव ने एक शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं तुम दोनों को चेतावनी देता हूँ, अपनी हद में आ जाओ, वरना मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। फिर नेहा की ओर देखकर उसने धीरे से कहा, चलो अंदर चलते हैं। आरव और नेहा मुड़कर प्रदर्शनी हॉल के आंतरिक भाग की ओर चल पड़े। डायरेक्टर केडिया और सुरक्षा कर्मियों में अब उनके लिए मुश्किलें खड़ी करने की हिम्मत नहीं थी। तान्या और दर्श गुस्से से कांप रहे थे। वो बस उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे। ये दो कौड़ी का आदमी समझता क्या है खुद को? हमारा मजाक बना के चला गया। अगर हमने उसे अभी सबक नहीं सिखाया तो भविष्य में ये सर पर चढ़कर नाचेगा। दर्श ने कहा। निराशा और गुस्से से उसके माथे पर नसें उभर आई थी। आखिरकार वो दिल्ली शहर के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक सिंघानिया परिवार का युवा राजकुमार था। शहर के इतने बड़े और धनी लोगों के बीच ऐसी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त करता? उस बदनाम निकम्मे घर जमाई ने अपनी पत्नी की कंपनी में पोजीशन का इस्तेमाल किया, उन्हें नीचे दिखाने के लिए। क्या उसे मौत से डर नहीं लगता? ऐसे कैसे वो आरव ताज का नगीना वापस ले आया? ये आदित्य कहाँ है? तान्या ने एक ज्वलंत अभिव्यक्ति के साथ चिल्लाते हुए थोड़ा झुंझलाकर कहा। आरव जैसे बिना वजूद के इंसान में इतनी हिम्मत कि उसने तान्या नारंग को गुस्सा दिला दिया। तान्या अब और सस्पेंस में इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने अपने फोन पर एक नंबर डायल किया। ये आदित्य नारंग का नंबर था। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है। ये नवाबजादा आदित्य जरूरी वक्त पर हमेशा गायब रहता है, एग्जीबिशन में भी नहीं आया। तान्या ने गुस्से में कहा। अगर उन्हें ताज का नगीना मिल भी गया है तो भी कोई बात नहीं, दर्श ने बेपरवाह होकर कहा। मेरे पास उस हारी हुई नेहा को नीचा गिराने के और भी तरीके हैं। हाँ तान्या, मिल जाने दो उन्हें ताज का नगीना, बाद में सही, सबक तो इन्हें सिखाऊंगा मैं, दर्श ने दांत पीसते हुए कहा। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उस नेहा के साथ मेरे मास्टरपीस की तुलना की जा रही है। उसे तो उसकी औकात याद दिलाऊंगी मैं। दूसरी तरफ आरव और नेहा पहले ही प्रदर्शनी के भीतरी क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे और अपनी वीआईपी सीटों पर बैठ गए थे। सामने एग्जीबिशन के लिए एक भव्य मंच था। आसपास हर तरह के लोग घूम रहे थे, जबकि चारों तरफ के पत्रकारों ने तस्वीरें लेना और वहां मौजूद लोगों का इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया था। आरव, तुमने जो कहा वह गुस्से में कहा। गुस्से में सही, सोच समझकर बोलना चाहिए था। दर्श हमारी कंपनी का वाइस चेयरमैन भी है। इस तरह उसकी बेइज्जती करना तुम्हें खतरे में डाल सकता है। नेहा ने कहा। इतनी फिक्र क्यों करती हो? तुम कंपनी की चीफ डिजाइन डायरेक्टर हो।
ऐसे में ज्वेलरी डिजाइन एरिया में किसी को भी दखल देने का अधिकार नहीं है। आरव ने शांति से कहा। नेहा अवाक थी। उसे समझ नहीं आता था कि आरव का दिमाग कैसे काम करता है। उसके शब्दों में वास्तव में सच्चाई थी। इसीलिए नेहा के पास उसे देने के लिए कोई जवाब नहीं था। लेकिन क्या आरव दुश्मनों की ताकत को कम करके नहीं आंक रहा था? सिर्फ चीफ डिजाइन डायरेक्टर होने के नाते वो दर्श और तान्या को कैसे हरा सकती थी? तान्या नारंग के पीछे चाचा अमिताभ नारंग थे, जो नारंग परिवार के वास्तविक मुखियाओं में से एक थे। इसके अलावा दर्श सिंघानिया दिल्ली शहर के शीर्ष परिवारों में से एक सिंघानिया परिवार का उत्तराधिकारी था, जिसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एग्जीक्यूटिव और कंपनी के वाइस चेयरमैन का पद संभाला था। विशेष रूप से सिंघानिया परिवार का नारंग के ज्वेलरी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं था। फिर भी जानने के लिए सुनते रहिए स्टोरी FM टून्स पर। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अकेले दिल्ली शहर में सिंघानिया परिवार की शक्ति पहले से ही अकल्पनीय रूप से महान थी। एक बार अगर दर्श ने अपने परिवार की शक्ति का उपयोग कर लिया, तो आरव और नेहा अपने परिवार को उससे कैसे बचाएंगे? नेहा ने चिंता व्यक्त की। अच्छा सुनो, क्या ताज का नगीना वाकई में इस बॉक्स में है? अब ये मत कहना कि तुम सच में उन्हें झांसा दे रहे थे। नेहा ने थोड़ी उम्मीद के साथ पूछा। आरव मुस्कुराया और नेहा को दिखाने के लिए उसने क्रिस्टल बॉक्स उसके सामने खोल दिया। ये नेहा इस परिचित ज्वेलरी पीस को एक टक देखती रह गई। उसके चेहरे पर आश्चर्य था और आंखों में आंसू। उसकी खुशी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। नेहा ने अपने जज्बात काबू में किए और पूछा, तुमने कैसे ढूंढा इसे, आरव? संयोग से। पूरी बात एग्जीबिशन के बाद बताऊंगा। नेहा ने आरव को संदेह से देखा। इस बारे में ज्यादा मत सोचो। आखिरकार आज की प्रदर्शनी में तुम मुख्य पात्र हो। नेहा ने सिर हिलाया। वो आरव के तरीकों के बारे में सोचकर परेशान नहीं होना चाहती थी। अपने ताज का नगीना को वापस पाकर वो पहले ही बहुत खुश थी। अब महत्वपूर्ण था कि उसकी रचना के लिए मान्यता प्राप्त करने के तरीके के बारे में सोचे। तब तक प्रदर्शनी में आमंत्रित मेहमान एक के बाद एक आने लगे। आरव मंच के पीछे चला गया। उसने महिला एंकर को क्रिस्टल बॉक्स सौंप दिया। जब वो अपनी सीट पर लौटा, सभी VIP सीटें पहले ही भर चुकी थीं। देवियों और सज्जनों, नारंग ज्वेलरी ग्रुप की प्रदर्शनी में आपका स्वागत है। उच्च श्रेणी के गहनों की प्रदर्शनी अब शुरू होगी। कमरे के माध्यम से एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। मखमली पोशाक पहने एक खूबसूरत महिला धीरे धीरे मंच पर एक चकाचौंध भरी मुस्कान के साथ चली आई। उसने अपने हाथों में एक माइक पकड़ रखा था। मैं एंकर सीमा रॉय हूँ। एंकर ने अपना परिचय देते हुए एक उज्ज्वल मुस्कान प्रकट की। मेरा मानना है कि सभी मेहमानों ने हमारी कंपनी की प्रदर्शनी में मध्य श्रेणी के उत्पादों की श्रृंखला पहले ही देख ली है। अब हम सार्वजनिक रूप से करोड़ों से अधिक की ज्वेलरी पीसेस की घोषणा करेंगे। कुल 10 है। हर एक को विशेष रूप से नारंग ग्रुप के ज्वेलरी डिजाइनरों ने बनाया है। इतना कहने के बाद सीमा ने एक संकेत के रूप में अपना हाथ उठाया। जल्द ही युवा और सुंदर महिलाओं की एक कतार पर्दे के पीछे से निकली और दर्शकों के सामने खड़ी हो गई। उन सभी ने इवनिंग गाउन पहने हुए थे और उनके हाथों में नाजुक कांच की कैबिनेट थी, जिसके अंदर ज्वेलरी पीसेस थे। गहने अलग अलग स्टाइल के थे, लेकिन उन सभी को स्पष्ट रूप से महंगी सामग्री का उपयोग करके डिजाइन किया गया था। कुछ कच्चे माल में एमराल्ड, नीलम, हीरे आदि शामिल है। एक पल के लिए हॉल उन गहनों से परावर्तित प्रकाश से जगमगा उठा। उसी समय उच्च मंच पर बड़ी स्क्रीन ने 10 छोटे दृश्य भी प्रदर्शित किए, जो गहनों के प्रत्येक टुकड़े की डिटेल डिजाइन को सटीक क्लोजअप शॉट्स के साथ प्रदर्शित कर रहे थे। अब जब प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण आ गया था, तो VIP सीटों पर कई सीनियर लोगों ने अपना प्रेस बायोपिक चश्मा लगाया और गहनों के प्रत्येक टुकड़े को गंभीरता से देखने लगे। पत्रकारों ने भी तस्वीरें खींचना शुरू कर दिया था। चश्मा पहनने वाले विशेषज्ञों में से एक ने प्रशंसा की, जैसे कि नारंग ग्रुप से उम्मीद थी।
इतने सालों तक ज्वेलरी फील्ड में रहने के बाद उनकी प्रत्येक क्रिएशन वास्तव में असाधारण है। तालियों की गड़गड़ाहट के बाद एंकर सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, इनमें से 2 रचनाएं हमारी कंपनी के प्रमुख उत्पादों के रूप में मौजूद है। ये वो ज्वेलरी पीसेज हैं जिन्हें बनाने में प्रत्येक 1 रुपया करोड़ से ज्यादा लागत लगी है। इनमें से एक है अनंत आभा और दूसरा ताज का नगीना, और दोनों डायमंड पेंडेंट है। प्रत्येक की अपनी अलग शैली है। प्रिय विशेषज्ञों, कृपया एक नजर डालें और ये तय करने के लिए वोट करें कि कौन सी बेहतर क्रिएशन है। इस समय तान्या जानबूझकर अपनी सीट से उठ गई। नेहा, मुझे नहीं पता तुमने क्या कचरा डिजाइन किया है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि वो मेरे अनंत आभा की टक्कर में कुछ भी नहीं होगा। एग्जीबिशन के बीच तान्या नेहा का आत्मविश्वास कम करने आ गई। मैंने जो चीज बनाई है वैसी ज्वेलरी तुमने जिंदगी में देखी तक नहीं होगी। तुमने जो गहने पहन रखे हैं उन्हीं को देखो। लो क्वालिटी, चीप, घटिया, 1 लाख भी नहीं होगी इनकी कीमत। और तुम ज्वेलरी के मामले में मुझसे बराबरी करने चली आई। आ गई हो तो बैठो। इंतजार करो तुम्हारे वाहियात ताज का नगीना का मजाक बनने का और तुम्हारा ये भ्रम टूटने का कि तुम चीफ डिजाइनर डायरेक्टर की पोस्ट पर बैठने लायक हो। बोलने के बाद तान्या अपनी सीट पर वापस चली गई। नेहा ने सोचा कि उसकी मेहनत का काम कचरा नहीं हो सकता। हर कोई कृपया बड़े पर्दे पर एक नजर डाले, सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा। उस समय बड़ी स्क्रीन 2 शीर्ष ग्रेड डायमंड पेंडेंट के 2 3 डायमेंशनल डिस्प्ले में बदल गई। उनमें से प्रत्येक में इन ज्वेलरी पीसेस की विस्तृत जानकारी थी। तान्या का अनंत आभा एक छोटी बूंद के आकार का लटकन था, जिसमें नीले हीरे का मुख्य सामग्री के रूप में उपयोग किया गया था। इसके पूरे पेंडेंट ने एक आकर्षक समुद्री नीली रोशनी का उत्सर्जन किया, जिसने इसकी उपस्थिति को शानदार बना दिया। दूसरी ओर नेहा के ताज का नगीना पेंडेंट के केंद्र में एक अजीबोगरीब हीरा जड़ा हुआ था। इसकी घुमावदार सतह एक आत्मा उत्तेजक प्रकाश को दर्शाती है, जिसमें इंद्रधनुष के 7 रंग शामिल थे। दर्शकों ने उसके मल्टी डायमेंशनल दृश्य देखे क्योंकि वो डिस्प्ले के दौरान घूम रहा था। दर्शकों के नजरिए से इसने किसी तरह दिल, लहर, पिरामिड और अर्धचंद्र का आकार ले लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पेंडेंट में कोई जीवित प्राणी छुपा हो। दर्शक उसे आश्चर्य से देखे ही जा रहे थे, दोनों पेंडेंट पर एक ही नजर के साथ। दर्शकों को विस्तार और गुणवत्ता के मामले में बहुत अंतर दिखाई दे रहा था। दोनों की तुलना भी कैसे की जा सकती थी? उनके अनुसार दोनों ज्वेलरी डिजाइनरों के कौशल में जमीन आसमान का अंतर था। ताज का नगीना को कैसे बनाया गया? इस तरह के शिल्प कौशल, ऐसी रचनात्मकता, ये किसी बहुत ही प्रतिभाशाली डिजाइनर का काम हो सकता है। क्या अद्भुत शिल्प कौशल है! इस पेंडेंट के डिजाइनर ने सभी शीर्ष क्राफ्टिंग तकनीकों को मिलाकर एक अद्वितीय डिजाइन बना दिया है। ये वास्तव में ताज का नगीना कहलाने के योग्य है। इसकी असली सुंदरता का वर्णन करने का कोई तरीका नहीं है। इस तरह के एक शानदार गहने का मालिक होना कितना शानदार होगा। महिला अतिथि में से एक ने कहा। उसकी आंखें उसे पाने की लालसा में चमक उठीं। पूरे एग्जीबिशन हॉल में जैसे अचानक हड़कंप मच गया। सभी विशेषज्ञ और मेहमान एक विशेष पेंडेंट की लगातार टिप्पणी करते हुए आश्चर्यचकित हुए जा रहे थे। मेहमान हो या विशेषज्ञ, वो सभी ताज का नगीना की शिल्प कौशल से प्रभावित थे और उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। जहां तक अनंत आभास की बात है, उसकी विशेषता बस ये है कि उसकी सामग्री में करोड़ों खर्च हुए। उच्च स्तर के रॉ मटेरियल और नीले हीरे मिलाकर एक पेंडेंट का आकार दे दिया गया है। रॉ मटेरियल की बर्बादी है ये ताज का नगीना की तुलना में एक ये साधारण डिजाइन माना जाएगा। एक पुराने विशेषज्ञ ने चश्मा पहने हुए एक नरम आंख के साथ कहा, इस तरह का वाटर ड्रॉप जैसा डायमंड पेंडेंट उद्योग में बहुत आम है। एक अनुभवी ज्वेलरी ग्रुप के प्रमुख उत्पादों में से एक के रूप में ये काफी नीचे स्तर का काम है। वास्तव में ये अनंत आभा निराशाजनक है। दूसरी ओर ताज का नगीना इतना सुंदर है कि केवल शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। सही कहा।
इन दोनों ज्वेलरी पीसेस की तुलना कहाँ है? कंपनी ने उन्हें एक ही समय में क्यों निकालकर प्रदर्शित किया? यह अनंत आभा तो किसी आम गहने की दुकान पर 10 लाख में बिक जाएगा। ताज का नगीना पर तुरंत अनंत प्रशंसाओं की बौछार करते हुए वर्तमान विशेषज्ञों ने आश्चर्य में सिर हिलाया। वहीं अनंत आभा की आलोचना में निराशा दिखाई, उसे अत्यंत खेद के साथ देखा, ये महसूस करते हुए कि वाकई रॉ मटेरियल की बर्बादी थी। ये कैसे हो सकता है? तान्या ने अविश्वास से कहा और शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। वो चाहे कितनी भी मोटी चमड़ी की क्यों न हो, तान्या को अपने डिजाइन अनंत आभा की सरेआम आलोचना सुनकर काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। नेहा जैसे लोग बिना किसी योग्यता के ऐसे गहने कैसे डिजाइन कर सकते हैं? ये निश्चित रूप से उसका अपना काम नहीं है। तान्या ने अपना गुस्सा निकालने की कोशिश में कहा। खुद एक ज्वेलरी डिजाइनर होने के नाते तान्या भी दोनों पेंडेंट के डिजाइन के बीच अंतर बता सकती थी। उसके दृष्टिकोण से भी ताज का नगीना ने डिजाइन के मामले में उसके अनंत आभा को मात दे दी थी, पर वो नेहा के खिलाफ हारना कभी स्वीकार नहीं करेगी। एंकर सीमा रॉय ने मुस्कुराते हुए घोषणा की, तो अब आप सब ये तय करने के लिए वोटिंग डिवाइस के साथ वोट कर सकते हैं कि आज की ज्वेलरी प्रदर्शनी में कौन सा पेंडेंट सबसे लोकप्रिय रचना के रूप में राज करेगा। ये सब देख दर्श का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो खांसते हुए खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में कहने लगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सिंघानिया फैमिली से दर्श सिंघानिया। इस अनंत आभा पेंडेंट को मेरी पत्नी तान्या नारंग ने डिजाइन किया है। प्रिय मेहमानों और विशेषज्ञों, कृपया इसे फिर से देखने के लिए एक और सेकंड लें। इस डिजाइन के पीछे एक अर्थ, एक कहानी छुपी है जिसे एक नजर में नहीं पहचाना जा सकता। तो मुझे उम्मीद है कि हर कोई अपना वोट सोच समझकर करेगा। इतना कहने के बाद दर्श ने उपस्थित सभी लोगों पर अपनी नजर डाली। उसकी आंखों में छुपी धमकी कोई नजरअंदाज नहीं कर सका। ये सिंघानिया परिवार का बेटा है। उपस्थित मेहमान और आभूषण विशेषज्ञ बेवकूफ नहीं थे। वो कैसे नहीं समझते कि उसके कहने का मतलब क्या था? मिस्टर दर्श सिंघानिया ने सही कहा। ये अनंत आभा पहली नजर में आश्चर्यजनक नहीं लग सकता है, लेकिन अगर आप करीब से देखें तो इसका बहुत गहरा अर्थ है। एक ज्वेलरी एक्सपर्ट अपने पहले फैसले से पलट गया, जबकि ताज का नगीना पहली बार में ज्यादा आकर्षक लग रहा था, पर डिजाइन ध्यान से देखें तो काफी चीप और भद्दा है। हाँ, ये निश्चित रूप से समझ में आता है। अनंत आभा एक उत्कृष्ट कृति है जिसे उत्कृष्ट रूप से तैयार किया गया है, और ये फैशन और ट्रेंड के हिसाब से भी अव्वल है। ज्वेलरी डिजाइनर परिवार में पैदा हुई मिस तान्या नारंग जैसे उच्च डिजाइनर से ऐसी ही उम्मीद थी। कमाल है, एक अन्य महिला अतिथि ने चापलूसी की। मेरा वोट स्वाभाविक रूप से अनंत आभा को जाता है। हाँ, मैं भी अनंत आभा को ही वोट करूंगा। दर्श की छुपी धमकी सुन एग्जीबिशन हॉल में मौजूद लोगों ने अपने विचार ही बदल दिए। नेहा की जैसे रहीज ही उम्मीदों पर पानी फिर गया। उसकी दुनिया अचानक पलट गई। ताज का नगीना की लगातार प्रशंसा करने वाले अधिकांश मेहमान और विशेषज्ञ अपने फैसले से पलट गए और तान्या के अनंत आभा की ओर झुक गए। केवल कुछ ईमानदार पुराने विशेषज्ञ ही चुप रहे और उन्होंने गुप्त रूप से अपना वोट डाला। आखिरकार सिंघानिया परिवार दिल्ली शहर के शीर्ष कुलीन परिवारों में से एक था। अगर इस परिवार का उत्तराधिकारी सबसे बड़ा बेटा किसी को अपने लिए कुछ करने को कहे, तो ना करके उसके सामने उसे अपमानित करने की हिम्मत कौन करेगा? ठीक है, वोटों की आधिकारिक तौर पर गिनती की गई है। हमारे साथ इस वक्त यहाँ 300 मेहमान मौजूद हैं, जिनके साथ अनंत आभा ने भारी 235 वोट प्राप्त किए हैं। तो इसलिए आज की एग्जीबिशन का सबसे लोकप्रिय ज्वेलरी पीस आज का विनर रहा अनंत आभा। परिणामों की घोषणा करते हुए सीमा ने अपनी पेशेवर मुस्कान बनाए रखी। ये गलत है, नेहा ने कम आवाज में निराशा भरी अभिव्यक्ति के साथ कहा। इतना बेशर्म कैसे हो सकता है कोई? उसे उम्मीद नहीं थी
कि तान्या प्रदर्शनी में सबसे लोकप्रिय गहनों का पुरस्कार हासिल करने के लिए इस तरह के घृणित साधनों का इस्तेमाल करेगी। कोई बात नहीं, नेहा। सब जानते हैं कि क्या चल रहा है, बस बोलते नहीं। आरव ने उसे दिलासा दिया। इस नतीजे का किसी भी चीज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आखिर चीफ डिजाइन डायरेक्टर की पोस्ट तो ज्वेलरी की नीलामी के बाद ही तय की जाएगी। थोड़ा सब्र करो, आरव ने स्पष्ट रूप से कहा। इन विशेषज्ञ और मेहमानों ने सिंघानिया परिवार की वजह से तान्या को वोट दिया होगा। हालांकि वो इतने मूर्ख नहीं होंगे कि उसके पेंडेंट के लिए बोली लगाने के लिए असली पैसे खर्च करें। ये बात भी सही है। नेहा ने ये महसूस करने के बाद सिर हिलाया कि कैसे वोट और पुरस्कार उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। उनकी बातचीत के दौरान तान्या एक बार फिर अहंकार के हावभाव लिए उन दोनों की ओर तिरस्कार से देखने लगी और अकड़कर उनके पास चलकर आई। क्या कहा था मैंने? तुम्हारी क्रिएटिविटी खराब है। तुम्हारा ताज का नगीना एक कचरा है। देख लिया? मेरे सारे वोटों को मिलाकर उनका आधा भी नहीं आया तुम्हारे हिस्से में। अभी शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? अब भी हिम्मत है तुम में ये सोचने की कि तुम मेरे साथ कंपटीशन कर सकती हो? सुना न तुमने? विशेषज्ञों ने तुम्हारी डिजाइन को चीप और साधारण कहा। तान्या ने गर्व और श्रेष्ठता से भरे स्वर में कहा। गरीबी वो बीमारी होती है जो गरीबों को साथ लेकर आती है। तुम गरीब हो, लाख पैंतरे आजमा लो, मुझसे इस जन्म में नहीं जीत सकती। इतनी भी क्या जल्दी है खुशी मनाने की? आखिरकार असली फैसला सारे ज्वेलरी पीसेस की नीलामी के बाद में तय होगा। नेहा ने थोड़ा निराशा के साथ कहा। क्या मजाक है? तान्या संतोष के भाव प्रकट करते हुए खुलकर हंसी। मैंने गरीबी पर जो लेक्चर दिया तुम्हारे सर के ऊपर से गया, है ना? तुम्हारा पेंडेंट मेरे अनंत आभा से ज्यादा कीमत पे कोई नहीं खरीदेगा। नेहा, उसने ठहाका लगाते हुए कहा। आज मैं तुम्हें समझाती हूँ तुम्हारे और मेरे बीच कितना बड़ा अंतर है। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं पैसों का इस्तेमाल करके तुम्हें कुचल सकती हूँ। नीलामी के दौरान मैं कुछ ऐसा करूंगी कि कोई भी तुम्हारे पेंडेंट के लिए बोली लगाने की हिम्मत न करे और उसे कम से कम कीमत पर बेच दिया जाए। मैं ये काम आराम से कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास खर्च करने के लिए बहुत पैसा है। जितनी चाहूँ उतनी कीमत बढ़ा सकती हूँ मैं मेरे पेंडेंट की। पर तुम क्या करोगी? ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास है पैसे? बोली की कीमत बढ़ाने की औकात है तुम्हारी? तान्या ने गर्व से हंसते हुए कहा। अब आया समझ में? एक बेवकूफ मेंढक जिसने कुएं के तल पर अपनी जिंदगी बिता दी, मुझसे लड़ने और कंपटीशन करने के सपने देख रहा है। बहुत जल्दी अपनी पोस्ट भी खोने वाली हो तुम। कंपनी से भी निकाला जाएगा तुम्हें। टाटा, बाय बाय नेहा नारंग। ये कहने के बाद तान्या पलटी और संतुष्ट भाव के साथ वहां से चली गई। उसके शेखी बघारने वाले शब्दों को सुनने के बाद नेहा सच में डर गई। वो तान्या के शब्दों के पीछे के अर्थ को कैसे नहीं समझ सकती थी? कुछ गलत नहीं कहा तान्या ने। उसके परिवार के पास बहुत पैसा है और वह आसानी से अपने पेंडेंट अनंत आभा की कीमत बढ़ा सकती है। पैसे और हैसियत के मामले में मैं उनसे कैसे मुकाबला कर सकती हूँ? कुछ देर के लिए चुप बैठी नेहा ने सोच समझकर बोझिल मन से कहा, आरव, चलो चलो यहाँ से चलें। क्यों? हम क्यों जाएंगे? आरव ने पूछा। मैं नीलामी में हिस्सा नहीं लेना चाहती। नेहा ने हार मानकर अपना सिर नीचे करते हुए उदास स्वर में कहा। तान्या ने जो कहा, नेहा अब नीलामी के बाद परिणाम का खुद अंदाजा लगा सकती थी। अब न तो वह नीलामी में भाग लेने की हिम्मत कर सकती थी और न ही नीलामी के बाद अपने ताज का नगीना की हालत अपनी आंखों से देखना चाहती थी। वो तान्या के खिलाफ प्रतिस्पर्धा के परिणाम को सहन नहीं कर पाएगी। उसने जीवन भर की उत्कृष्ट कृति बनाने में अपना खून, पसीना और आंसू बहाए थे। उसके जैसे रचनाकार के दृष्टिकोण से इसे अस्वीकार करते हुए देखना उसके लिए बहुत ही दर्द भरा होगा, खासकर तब जब वो पैसों की ताकत के बल पर कुचला जाएगा। तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा नेहा। तुम इस प्रदर्शनी की मुख्य पात्र हो, आरव ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। अंत में परिणाम क्या होगा वो कोई नहीं जानता,
पहले से बुरा क्यों सोचना, है ना? उसने एक आश्वस्त मुस्कान के साथ नेहा को देखते हुए कहा। नेहा ने अपनी बेजान निगाह आरव की आंखों की ओर घुमाई। वो नहीं जानती थी कि आरव इतना शांत और आत्मविश्वासी कैसे रह सकता है। वो बस इतना जानती थी कि उसके उत्साहजनक शब्दों के प्रभाव में उसकी आंखें एक बार फिर आशा की भावना से टिमटिमाने लगी थीं। तो सारे विशेष अतिथि, विशेषज्ञ और रिपोर्टर्स, प्रदर्शनी का आखिरी खंड जल्द ही शुरू होगा। ये वो खंड है जिसका हर कोई सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा है, सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा। इस आभूषण प्रदर्शनी की नीलामी में लाखों के कई गहने और करोड़ों के 2 पेंडेंट सभी नीलामी की जाने वाली वस्तुओं की सूची में शामिल होंगे। नीलामी के नियम बहुत सरल है। जो कोई भी उच्चतम राशि की बोली लगाएगा, वो स्वाभाविक रूप से नीलाम की जाने वाली वस्तु को प्राप्त करेगा। उपस्थित सभी अतिथि नीलामी में भाग ले सकते हैं और बोली लगाने के लिए अपने हाथों में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन चैनल का उपयोग कर सकते हैं। आप अपनी बोली खुद के नाम के साथ लगा सकते हैं या फिर गुमनाम रहकर भी। तो गहनों की ऑफिशियल नीलामी शुरू होती है। अब एंकर सीमा ने अपनी पंक्तियों को एक ही सांस में सुचारू रूप से खत्म कर दिया। चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने नीलामी शुरू होने का संकेत देने के लिए अपना हाथ उठाया। उस समय बड़ी स्क्रीन एक विशेष करोड़ों के गहने के प्रदर्शनी में बदल गई। नीलामी शुरू होने के साथ ही सभी मेहमानों और विशेषज्ञों के हावभाव गंभीर हो गए। उन्होंने अपने हाथों में एक छोटा सा उपकरण उठाया। ये आभूषण प्रदर्शनी के आयोजकों द्वारा जारी किया गया एक विशेष मतदान उपकरण था। अन्य कार्यों के अलावा डिवाइस का उपयोग बोली लगाने के लिए मुख्य प्लेटफॉर्म की मशीनों के साथ संचार करने के लिए भी किया जा सकता था। अब नीलामी जोरों पर थी। उपस्थित सभी अतिथि और विशेषज्ञ बहुत उत्साहित थे, क्योंकि उन्होंने प्रत्येक वस्तु के लिए जमकर बोली लगाई। कोई भी बता सकता था कि कमरे में मौजूद सभी के पास बड़ी मात्रा में धन है। 20 मिनट से भी कम समय में लाखों और करोड़ों के सभी गहनों के पहले बैच की नीलामी हो चुकी थी। इस अवधि के दौरान नेहा स्पष्ट रूप से दबाव महसूस करना शुरू कर रही थी। वो सस्पेंस में कांप रही थी कि आगे क्या होगा। एंकर सीमा ने गंभीरता से कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, इन 2 करोड़ों के हीरे के पेंडेंट, अनंत आभा और ताज का नगीना की नीलामी एक ही समय में की जाएगी। इस समय 2 उत्तम महागुनी आयताकार टेबल ऊंचे मंच से निकालकर ऊपर उठे। प्रत्येक पर एक छोटा कांच का कैबिनेट रखा गया था, जो एक चमकीली रोशनी से जगमगा रहा था। अनंत आभा और ताज का नगीना दोनों के पास न तो शुरुआती बोली होगी और न ही उनकी बोलियों की कोई सीमा होगी। हर कोई, अब आप बोली लगाना शुरू कर सकते हैं। सीमा ने माहौल को ऊपर उठाने के लिए आवाज उठाई। बोली के पहले कैमरे क्लिक होने की आवाजें आने लगीं। इस घड़ी में मौजूद सभी पत्रकारों ने तस्वीरें लेने के लिए अपने कैमरे उठा लिए। आखिरकार हर कोई स्वाभाविक रूप से करोड़ों के मूल्य के गहनों के 2 पीसेस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेगा। इसलिए इस तरह के सीन को मिस नहीं करना चाहिए। इस समय प्रदर्शनी हॉल में उत्साह और जयकारों की लहर उमड़ पड़ी। मौजूद सभी अतिथि और आभूषण विशेषज्ञ बोली युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार हुए। हर कोई बेचैन था। तब तक हॉल में खांसने की आवाज आई। सबका ध्यान दर्श सिंघानिया की ओर गया, जो खासकर अपनी सीट पर से खड़ा हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं दर्श सिंघानिया इन दोनों गहनों के लिए बोली लगाऊंगा, दर्श ने गर्व से कहा। उम्मीद करता हूं कि मेरा ऐसा करने से यहाँ हर किसी के पास फिर से बोली लगाने का कोई विचार नहीं होगा। मेरे सामने बोली लगाना तो नहीं चाहेंगे न आप सब? अगर चाहेंगे तो मैं सलाह देता हूँ कि यदि कोई मेरे व्यवसाय में दखल देने की हिम्मत करता है तो मैं भविष्य में आपके साथ स्कोर तय करते समय कोई दया नहीं दिखाऊंगा। दर्श ने हॉल के चारों ओर अपनी भयावह चमक बिखेरते हुए ठंडे स्वर में घोषणा की। ये कुछ ज्यादा नहीं? उपस्थित सभी मेहमानों और गहनों के विशेषज्ञों ने अपने चेहरे पर फद्दे भाव रखे थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि दर्श अपनी मांगों के लिए इतना दबंग और बेशर्म होगा।
हालांकि किसी ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि दिल्ली में सिंघानिया परिवार के बराबर उनमें से किसी की हैसियत नहीं थी। केवल गहनों की नीलामी के लिए कोई भी दर्श सिंघानिया को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा 20 से 30 लोग जो वास्तव में करोड़ों के गहने के लिए बोली लगा सकते थे, वो सभी दिल्ली शहर के प्रसिद्ध सर्किल में सिंघानिया के साथ उठते बैठते थे। इसलिए उनमें से कोई उनके बेटे दर्श को नाराज नहीं करना चाहता था। दर्श की घोषणा के बाद पूरे हॉल में एकदम से सन्नाटा छा गया। दर्श के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिखाई दे रही थी और उसने फिर से घोषणा की, अब मैं अनंत आभा के लिए 30 करोड़ की बोली लगाऊंगा। दूसरी ओर मैं ये ताज का नगीना के लिए केवल 1 रुपया की बोली लगाऊंगा। ये क्या, न केवल आप 1 रुपया के साथ बोली शुरू कर रहे हैं, बल्कि आप अन्य लोगों को भी बोली लगाने नहीं देंगे। ये सही नहीं है, मिस्टर दर्श। दर्श के अमानवीय तरीकों से उपस्थित सभी अतिथि और विशेषज्ञ हतप्रभ रह गए। एंकर मिस सीमा रॉय, मुझे लगता है कि मेरे काम करने का तरीका नियमों के अनुरूप है ना? आपने बताया कि कैसे दोनों पेंडेंट के लिए शुरुआती बोली नहीं लगेगी, है ना? दर्श ने सीमा को देखा और सम्मानजनक तरीके से कहा। इस वक्त वो एक शक्तिशाली परिवार के राजकुमार सा व्यवहार कर रहा था और पूरी तरह अपने परिवार की शक्ति का फायदा उठा रहा था। सीमा अजीब तरीके से मुस्कुराई। एक छोटी मेजबान के रूप में वो स्पष्ट रूप से दर्श को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगी। ये वास्तव में नियमों के अनुसार है। सीमा ने असहाय रूप से सिर हिलाया। आप समझ नहीं सकते कि मैंने ताज का नगीना के लिए 1 रुपया की बोली क्यों लगाई। लेकिन मैं आपको बता दूं, दर्श ने अहंकार से कहा, मैं रॉयल दर्श सिंघानिया न तो इस पेंडेंट को अफोर्ड कर सकता हूँ और न ही मैं इस पेंडेंट के लिए तरस सकता हूँ। दर्श ने नेहा को मजाकिया मुस्कान के साथ देखा। दूसरी बात, मैं ताज का नगीना को बनाने वाले के बारे में कुछ खास विचार नहीं रखता। मेरा मानना है कि वो एक बेकार ज्वेलरी डिजाइनर है जो पहले तो गहने डिजाइन करने के योग्य नहीं है। दर्श ने दृढ़ता से कहा, इसलिए मैं इस पेंडेंट को उसी कीमत पर खरीदूंगा जिसके ये लायक है। आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। ऐसा करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। नेहा खुद को रोक नहीं पाई और अपनी सीट से उठकर दर्द से जोर से कहा। गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। दर्श की हरकतें अमानवीय थीं। मेरे पास क्या अधिकार है? मुझे ऐसा करने का अधिकार है क्योंकि मेरे पास तुमसे ज्यादा पैसा है। क्या ये जवाब काफी होगा? दर्श ने तिरस्कार के साथ कहा। अगर काफी नहीं तो मैं नहीं रोकता। तुम मेरे खिलाफ बोली लगाने के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है जो तुम मुझे अपमानित करने की हिम्मत करोगी? और हाँ, एक और बात बता दूं तुम्हें, नेहा नारंग, जब मैं ताज का नगीना के लिए अपनी बोली पूरी कर लूंगा, दर्श ने उपहास के साथ कहा, तब मैं इसे तुम्हारे और तुम्हारे बेकार पति आरव मेहता की आंखों के सामने टुकड़ों में तोड़ दूंगा और ये सबक सिखाऊंगा। कहूंगा कि तुम्हारा ये ज्वेलरी पीस तुम दोनों की तरह है, कचरे का टुकड़ा। तुम। नेहा बढ़ते गुस्से से भड़क उठी। जैसे ही खून का झोंका अचानक उसके सिर पर चढ़ा, उसे ऐसा चक्कर आया जैसे वो अभी होश खोकर गिर जाएगी। बाजी आरव और नेहा के हाथ से निकलती जा रही थी। दर्श ने ऐसी शर्त रख दी थी कि कोई और दाम लगाने को तैयार नहीं था और उसने ताज का नगीना के दाम कौड़ियों के मोल लगाए थे। नेहा का चेहरा मानो उतर सा गया था और तब उस समय आरव ने बिना किसी भाव के ड्राइवर रजत को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा जो हॉल में ही सबसे आखिरी लाइन के पास बैठा था। ठीक है मिस होस्ट, क्योंकि अब कोई और नीलामी में भाग लेने वाला नहीं है, इसलिए आप फाइनल रिजल्ट की भी घोषणा कर सकती है। अब मैं इस ताज का नगीना को लाखों टुकड़ों में तोड़ दूंगा। दर्श सिंघानिया ने अपने चेहरे पर एक बर्फीली मुस्कान के साथ तिरस्कार पूर्वक कहा। सीमा रॉय ने हमेशा की तरह धीरे से कहा, 2 ज्वेलरी के आइटम्स, एक है अनंत आभा जिसके लिए कीमत लगी है 30 रुपए करोड़ और दूसरा है ताज का नगीना जिसके लिए 1। दर्श और उसकी पत्नी तान्या ने नेहा के निराशा भरे रूप को देखा और उसी समय पागलों की तरह हंस पड़े। हंसी
निराशा कैसी लगती है, नेहा? तान्या ने उत्साह में कहा। मैं आज तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। देखती जाओ, इस नीलामी के अंत तक तुम समझ जाओगी कि तुम जैसी नीच इंसान मेरे जैसी किसी के खिलाफ जाने के योग्य नहीं है। अब समझ आएगा पावर का असली खेल। 1 मिनट रुकिए जरा, मिस्टर सिंघानिया। सीमा रॉय की आंखें चमक उठीं और उसने अचानक गंभीर स्वर में घोषणा की, कोई आपके खिलाफ बोली लगा रहा है। कौन कर सकता है इतनी हिम्मत? दर्श गुस्से से आग बुला हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कोई ऐसा होगा जो इतने खुले तौर पर उसका विरोध करने की हिम्मत करेगा। ये 9527 नंबर के यूजर द्वारा एक अनाम बोली है, सीमा ने गंभीरता से कहा। एक गुमनाम बोली। दर्श जलन से बुदबुदाया और उसने अपनी निगाह कमरे के एक तरफ से दूसरी तरफ तक घुमाई। वो समझ नहीं पा रहा था कि किसके पास इतनी कम अक्ल है कि उसके मतलब सिंघानिया खानदान के एकमात्र चिराग के खिलाफ जाने का सोचेगा। सीमा ने गंभीरता से घोषणा की। उपयोगकर्ता 9527 ने ताज का नगीनाज के लिए 40 करोड़ की बोली लगाई और अनंत आभा के लिए 10 लाख। उस पल में दर्श की पूरी अभिव्यक्ति बर्फीले तूफान की तरह ठंडी हो गई। उसने जमकर कहा, अच्छा, कौन है वो जिसने मेरा विरोध करने की हिम्मत की? बेहतर होगा कि तुम मुझे ये पता न लगाने दो कि तुम कौन हो, वरना मैं निश्चित रूप से ये सुनिश्चित करूंगा कि अब से पूरी दिल्ली शहर में तुम्हारे पास मुंह छुपाने के लिए कोई जगह न हो। दर्श सिंघानिया पागल होने की कगार पर था और उसकी नसें उसके माथे पर दिखने लगी थी। 1 लाख रुपए की शुरुआती कीमत वैसे ही अनंत आभा के लिए काफी अधिक थी। इसके अलावा उसने सोचा कि वो नेहा और आरव की गरिमा को रौंदकर अपनी शक्ति और धन का घमंड करने में सक्षम होगा। सिंघानिया परिवार के वारिस के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर भरोसा करके वो अंततः वित्तीय नुकसान झेले बिना अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होगा। हालांकि उसकी योजनाओं के बीच में किसी ने वास्तव में दोनों पेंडेंट की कीमत बढ़ाकर कुल 40 करोड़ 10 लाख कर दी थी। आगे और बर्बाद करने के लिए उसके पास कितना पैसा होगा? 9527 नंबर वाला ये उपयोगकर्ता कौन है? दर्श ने शुरुआत में ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। फिर भी उस व्यक्ति ने करोड़ों की कीमत के 2 पेंडेंट छीनकर उसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की। क्या रहस्यमय व्यक्ति दिल्ली शहर में अन्य 2 प्रथम श्रेणी के परिवारों का कोई युवा हो सकता है? निश्चित रूप से व्यक्ति किसी शीर्ष परिवार से नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो वो सीधे अपने असली नाम से बोली लगाते। उन्हें गुमनाम रहने की आवश्यकता क्यों लगती? इसके अलावा अन्य 2 में से कोई भी शीर्ष परिवार मौजूद नहीं है। चाहे वो कोई भी हो, वो काफी बिग शॉट लगते हैं। आखिरकार उन्होंने तुरंत बोली बढ़ाकर 40 रुपए करोड़ कर दी थी। वैसे भी हम निश्चित रूप से एक बड़ा शो देखने जा रहे हैं। उपस्थित अतिथि और विशेषज्ञ सभी एनिमेटेड रूप से चर्चा कर रहे थे। उनके चेहरे शुद्ध उत्साह से चमक रहे थे। हे, तुम मेरे साथ पैसों में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? ऐसा लगता है तुम मेरी क्षमताओं को कम आंक रहे हो। दर्श ने एक बाघ की तरह अपने दांत पीसते हुए उपहास किया। मैं अनंत आभा के लिए 45 करोड़ की बोली लगाऊंगा और ताज का नगीना के लिए 11 लाख। दर्श ने जो कहा वो करके दिखाया। उसने सच में दोनों पेंडेंट्स के लिए दूसरी बोली लगाकर अपना अभिमान साबित किया। ताज का नगीना को सबके सामने धराशायी करने के लिए वो जो कुछ भी कर सकता था, कर रहा था। हालांकि उसका दिल अंदर से दुख रहा था, क्योंकि उसने अपने लापरवाह फैसले के बारे में एक क्षण के लिए सोचा। यद्यपि वो सिंघानिया परिवार का उत्तराधिकारी था, फिर भी उसे व्यक्तिगत रूप से सिंघानिया परिवार का नियंत्रण लेना था। इसके अलावा सिंघानिया परिवार के भीतर अन्य प्रतियोगी भी थे, जिनके पास उत्तराधिकारी होने का अधिकार भी था। इस समय उनके पास तरल निधि के रूप में केवल 50 रुपए करोड़ थे। अपने अन्य व्यवसायों को बनाने के लिए आवश्यक धनराशि को ध्यान में रखते हुए वो इस नीलामी के लिए तैयार किए गए मूल 45 करोड़ 10 लाख का ही उपयोग कर सका। हालांकि
बोली लगभग अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। सबका ध्यान अब सीमा रॉय पर था। आखिरकार केवल उसी के हाथ में वो डिवाइस था जो एक अनाम उपयोगकर्ता की बोली प्राप्त कर सकता था। अचानक सीमा की अभिव्यक्ति पूरी तरह से सदमे से भर गई जब उसने अपने उपकरण को देखा। माइक्रोफोन पर उसका हाथ अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। क्या हुआ, सीमा? क्या उपयोगकर्ता 9527 ने अपनी बोली लगाई? जिज्ञासु मेहमानों में से एक ने पूछा, क्योंकि वो अब उसकी बोली की घोषणा के बारे में सस्पेंस में इंतजार नहीं कर सकता था। सीमा ने एक गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में माइक्रोफोन में बोलने से पहले खुद को शांत किया। उपयोगकर्ता 9527, ताज का नगीना के लिए 70 करोड़ और अनंत आभा के लिए 50 लाख। क्या 70 करोड़? ओह माय गॉड! ये व्यक्ति कितना धनवान होगा कि उसने बोली को बढ़ाकर कुल 70 करोड़ 50 लाख कर दिया। उसके परिवार के पास कितनी खदानें हैं ताकि वो अपने धन को इतनी स्वतंत्र रूप से दिखा सके। वो व्यक्ति पूरी तरह से दर्श सिंघानिया को नीचा दिखा रहा है। उसकी भारी बोली दर्श के चेहरे पर एक जोरदार तमाचे की तरह है। आसमान सी ऊंची बोली ने जोर जोर से जयकारों की लहर को आकर्षित किया, उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। जाहिर सी बात है कि ये रहस्यमय उपयोगकर्ता 9527 बोली की कीमत हर बार शुरुआती राशि से दुगने से अधिक बढ़ा रहा था। वो व्यक्ति स्पष्ट रूप से दर्श के चेहरे पर यह कहकर थप्पड़ मार रहा था, मेरे पास तुमसे ज्यादा पैसे हैं। इस पॉइंट पर दर्श का घमंड राख हो गया और वो विशाल क्रोध में फूट पड़ा। तान्या के हावभाव और कमोबेश एक जैसे ही थे। पहले अपनी संपत्ति का इतना घमंड करने के बाद अब वो बड़ी शर्मिंदगी झेल रही थी, ये जानकर कि वो अंततः किसी अज्ञात शक्ति से हार गए थे। 70 करोड़ 50 लाख। तान्या, ऐसा लग रहा है हम आज ताज का नगीना के लिए एक और बोली लगाने में सक्षम नहीं होंगे। मेरे पास और अधिक पैसे का उपयोग करने का जोखिम नहीं है, दर्श ने धीमी आवाज में कहा। उसका चेहरा गुस्से से उबल रहा था। घटनाओं के मोड़ से तान्या नारंग बेहद निराश थी। वो बस ये पता नहीं लगा पाई कि बोली लगाने वाला कौन था, किसके पास इतना पैसा था। हाँ, क्या मूर्ख है। उस गुमनाम बोली लगाने वाले ने सच में ताज का नगीना जैसे कचरे के गहने का एक टुकड़ा खरीदने के लिए 70 करोड़ खर्च किए। तान्या ने तिरस्कार के साथ कहा। उसका स्वर खट्टा था। उस व्यक्ति के सिर में निश्चित रूप से ढीला पेंच होना चाहिए, या तो वो पूरा ही पागल है। ये सच है, इन दोनों गहनों के उत्पादन की लागत 50 लाख से अधिक नहीं थी। अरे भाई, भले ही डिजाइन अद्वितीय हो, ये केवल 1 से 1.5 करोड़ के होने चाहिए। हाँ, वो बोली लगाने वाला अत्यंत धनी होना चाहिए। उसे अपना पैसा खर्च करने की कोई परवाह नहीं है। अरे, ऐसा लगता है कि दर्श और उसकी पत्नी अचानक कोई घटनाओं से घबरा गए हैं। वो अब बोली बढ़ाने का जोखिम नहीं उठा सकते, फिर भी अभी भी वो अपना मुंह गंदा कर रहे हैं। अरे, ये दर्श को इतना घमंडी नहीं होना चाहिए था। अगर मेरे पास पैसे का असीमित स्रोत होता तो मैं ऊपर जाकर उसे पीटता। दर्श और उसकी पत्नी की ओर अपनी चंचल निगाहें घुमाते हुए उपस्थित सभी अतिथि अब एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। दर्श सिंघानिया का चेहरा और लाल होता जा रहा था। सिंघानिया परिवार के सबसे बड़े उत्तराधिकारी के रूप में जन्म लेने के बाद उसे कब से पैसे की कमी के कारण इतनी बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। कुछ देर के लिए पूरा हॉल पूरी तरह से खामोश हो गया, क्योंकि कोई और बोली नहीं लगा रहा है। इसलिए अनंत आभा और ताज का नगीना दोनों को उपयोगकर्ता 9527 को दिया जाता है। सीमा रॉय ने निश्चित रूप से घोषणा की और गहनों के 2 टुकड़ों के स्वामित्व का निर्णय लिया। इसके अलावा उपयोगकर्ता 9527 ने एक मैसेज भी भेजा है। सीमा ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, उपयोगकर्ता 9527 कहते हैं कि ताज का नगीना एक अमूल्य खजाना है जिसे पैसों से नहीं मापा जा सकता है। जहां तक अनंत आभात का सवाल है, ये केवल शौचालय में लटकाए जाने योग्य कचरे का एक टुकड़ा है और उन्होंने अनुरोध किया है कि मैं अनंत आभा को टुकड़े टुकड़े कर दूं। क्या
वो इतना भयानक कैसे हो सकता है? वास्तव में इसे सबके सामने टुकड़े टुकड़े करना चाहता है? उसके इरादे अब दिन के समान स्पष्ट है। वो बस सिंघानिया परिवार को और भी अधिक अपमानित करना चाहता है। अरे, उसने कुल 50 लाख रुपए में ये पेंडेंट खरीदा। फिर भी वह इसे अपने हाथों से पकड़ने से पहले इसे टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। ये व्यक्ति कितना अमीर हो सकता है? ये सच्ची ताकत का प्रतीक है। दर्श सिंघानिया मूल रूप से ताज का नगीना के लिए बोली लगाने के लिए अपनी प्रतिष्ठा का उपयोग करना चाहते थे और अपने धन को टुकड़ों में तोड़कर दिखाना चाहते थे। लेकिन उस व्यक्ति को देखो, उसने 50 लाख में तान्या की अनंत आभा खरीदी और इससे पहले कि वो इसे अपने हाथों में पकड़ सके, इसे नष्ट करने का इरादा रखते हैं। ये उनकी ताकत में अंतर है।